इजराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर से गुजरने वाली जहाज जो हिंद महासागर से होते हुए भारत की ओर और अन्य जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश की तरफ व्यापार करते उन पर हूती विद्रोहियों का हमला। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर और आप हैं मेरे साथ द लर्न विद ज्ञानेश्वर के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। हूती विद्रोही जो हाल के कुछ दिनों में, खास करके 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और न्यूज़ का कारण क्या है? न्यूज़ का कारण है कि भारत के झंडे वाले 2 जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों का हमला। और वो 2 जहाज़ कौन है? तो एक जहाज़ है आपका MV चेम प्लूटो, जिसमें भारतीय क्रू थे, ठीक है, और साथ में MV साईं बाबा। ये 2 ऐसे जहाज़ हैं जिस पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया, जिसके कारण इन जहाज़ में आग भी लग गई थी। खैर, ये जहाज़ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस घटना ने कई सारे इंटरनेशनल राष्ट्रीय मुद्दे को सामने खड़ा कर दिया है, खास करके व्यापार के मुद्दे को और महंगाई जैसे मुद्दों को। चलिए हम लोग इस क्लास में इस पूरी कहानी को समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि ये जो हूती रिबेलियंस है, हूती विद्रोही है, ये आखिर कौन है, इनके डिमांड क्या है और ये इजराइल हमास के युद्ध में आखिर किसका समर्थन कर रहे हैं। ये सभी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खास करके जो समसामयिक विषय हैं, करंट इवेंट्स हैं, उसका डिस्कशन आपको मिलेगा। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो न्यूज़ है, आखिर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ मैंने थोड़ा आपको बता ही दिया। ये हूती विद्रोही आखिर कौन है, जिनकी बात हमने की कि ये हूती विद्रोही कौन है। फिर लाल सागर में जो रेड सी है, वहां आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। और आखिर लाल सागर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका महत्व आखिर क्या है, इसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। साथ में जरूरी है भारत के पक्ष को, हम भारतीय हैं और आखिर भारत पर इसका क्या प्रभाव या क्या असर होने वाला है, इसको हम लोग समझेंगे। तो भारत पर कितना होगा असर इस हूती विद्रोह का, ठीक है, और हमले के खिलाफ क्या रणनीतियां हैं, आखिर कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम इन सभी विषयों को जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूज़ की, ठीक है। तो देखिए न्यूज़ क्या है, न्यूज़ मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया। आप न्यूज़ को देखें, है ना, तो यहां पर आप एक जहाज देख रहे हैं, ठीक है, चेम प्लूटो, ये वही जहाज है, ठीक है। यहां पर पूरा आपको नाम तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा प्लूटो यहां पर दिख रहा है, वो चेम प्लूटो नाम से जहाज है, ठीक है, MV चेम प्लूटो। हुआ क्या है कि पिछले 2 दिनों में भारत से जुड़े 2 वाणिज्यिक जहाजों पर जो है हमला किया गया, ठीक है। सबसे पहले जो हमला हुआ है, सबसे पहला शनिवार की सुबह एक वाणिज्यिक जहाज जिसका नाम क्या था, MV केम या चेम, बेसिकली प्लूटो है ना, केम प्लूटो भी हो सकता है, पढ़ रहा उसको, ठीक है। भारत के तट से महज ये 200 समुद्री मील की दूरी पर ड्रोन हमला किया गया। अगर आपने एक जोन सुना होगा, देखिए हर देश का क्या होता है कि जिनका भी समुद्री तट में क्षेत्र है, या कहिए कि जिनका समुद्री तट है, तो उनको जो 200 नॉटिकल माइल तक जो है वो उनके स्पेशल जोन में आता है, ठीक है। उसी जोन से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर इन जहाज पर हमला किया गया है, ठीक है, जिसमें MV साईं बाबा पर भी हुआ था। यानी कि ये भारत के जो अधिकार क्षेत्र वाले समुद्र हैं, यानी कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जो समुद्री एरिया है, ठीक है, उसके बहुत नजदीक में यह हमला हुआ है और इसलिए यह चिंता का विषय है और ये इसलिए ज्यादा न्यूज में है। तो यहां पर ड्रोन हमला हुआ, ठीक है। ये जहाज जो है, ये MV प्लूटो की अगर बात करें तो ये सऊदी अरब से ये मंगलुरु की तरफ जा रहा था और इस पर चालक दल के सदस्य के रूप में 20 भारतीय और 1 वियतनामी तैनात, यानी क्रू जो है वो भारतीय क्रू था इसमें मेजॉरिटी, ठीक है। हमले के बाद जो है इसमें MV प्लूटो में जो है वो आग लगी, जैसा मैंने आपको बताया भी, ठीक है। और आगे देखें तो क्या हुआ, तो जहाज अपने गंतव्य स्थान पर वो आगे बढ़ता रहा। इस घटना की जांच के लिए भारतीय नौसेना ने जो है वो INS मोरमुगावो जो युद्धपोत है उसको भेजा, ठीक है। आगे अगर देखें तो अमेरिका का यह दावा है कि यह हमला जो है ये यमन है ना, जो देश है, अभी मैं इसको आपको मैप भी दिखाऊंगा, वैसे अगर आपने यमन देखा हो शायद, ठीक है, तो यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा यह किया गया है, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। जब हम हूती विद्रोहियों की बात करते हैं तो हूती विद्रोही, अभी हम देखेंगे उसके पूरे डिटेल के बारे में कि वो कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और यमन के कौन से क्षेत्र में वो आपको मिलेंगे, ठीक है, और आखिर उनका क्या मामला है, ठीक है, और वो किस तरह के दल है, किस तरह का संगठन है, ठीक है। देखिए, और इनको ईरान का समर्थन तो यहां तो मेंशन ही, आगे हम लोग बात करेंगे। नवंबर के महीने में हूती विद्रोहियों ने एक कार्गो शिप को भी हाईजैक किया। इसके अलावा अगर देखें तो तुर्की से भारत आ रहे एक जहाज को भी हूती विद्रोहियों ने हाईजैक किया। तो यह घटना कुछ समय से चल रही है, खास करके जब से इजराइल और हमास का युद्ध जो शुरू हुआ है उस समय से हूतियों के जो हमले हैं वो समुद्री रास्तों पर बढ़ गए। खास करके ये रास्ते आपको जो रेड सी से, यानी कि स्वेज नहर से, स्वेज कैनाल से जो रेड सी, और रेड सी से फिर जो आपको हिंद महासागर में होते हुए ये भारत की तरफ जो ये रास्ता आता है, इन रास्तों पर, ठीक है। चलिए उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग यहां पर अब समझेंगे कि ये आखिर कौन है ये हूती विद्रोही। लेकिन इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा
आपको एक मैप दिखाता हूं और इस मैप को जरा आप देखिए और यहां से समझिए, ठीक है। ये मैप जहां पर आपको लिखा हुआ है ना हूती है ना इंसर्जेंसी की बात की गई, यहां पर आप देख रहे होंगे ये कंट्री है ऊपर सऊदी अरबिया, यहां पर ये बॉर्डर है, ये अगर आपको बॉर्डर दिख रहा हो, ठीक है, आप है ना जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा आप वीडियो में जूम करके देख लेंगे, ठीक है। यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां से ये मैप गया है, ठीक है, इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, और उधर है ओमान, इधर कंट्री है ओमान, है ना। और यहां आप इसको गूगल मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका पूरा ये कंट्री जो है यही है आपका, ठीक है। कौन सा? तो ये कंट्री है आपका यमन, ठीक है, ये कंट्री है यमन। यमन जिसकी राजधानी कहां है? सना, है ना, सना इसका कैपिटल है, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे ये जो रेड कलर पोर्शन है, जो पहले से ऑलरेडी रेड कलर वाला ये वाला पोर्शन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है ना, अगर आप देखें यमन का पश्चिमी वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है। और ये देखिए यहां पर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हाउ है ना, ये हूती कंट्रोल्ड एरिया है जो 2005 से हूतियों के कंट्रोल में, यानी एक तरह से आप देखें तो ये सना यानी जो यमन का कैपिटल वाला क्षेत्र है वो हूती रिबेलियन के कब्जे में। अब आप हूती के इन्फ्लुएंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, ये वो है ना संगठन है जिसने उस देश की राजधानी पर कब्जा किया हुआ है, यानी यमन की राजधानी जो सना है उस कैपिटल पर ही, उस राजधानी पर ही इस संगठन का कब्जा है। और देखिए इनका इंपॉर्टेंस अब आप समझ सकते हैं, है ना, ये संगठन, ये जो क्षेत्र आप देखिए, आपको यहां पर क्षेत्र दिख रहा होगा, ये है अरेबियन सी, यहां से ये, और इधर नीचे आपको हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, और यहीं से आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा गल्फ ऑफ एडन, है ना, और यहीं से आपको पता है कि वो इंटर होता है, हम लोग रेड सी की तरफ इंटर होते हैं। यहां पर आपको एक है ना संधि दिख रही होगी, जल संधि, जिसको कहा जाता है बाब अल मंदाब, है ना, आप लोग इसको गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हैं। ये है बाब अल मंदाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिबूती और इधर आप देखें तो यमन के बीच में ये एक जल संधि है, ठीक है, मतलब एक छोटा नैरो रास्ता है जो आपको ले जाता है कहां? लाल सागर यानी रेड सी में, ठीक है। और यही रेड सी जो है वो स्वेज कैनाल होते हुए, ठीक है, वो पहुंच जाती है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में, और जहां से आपको पूरे व्यापार का पूरे यूरोप का जो मार्ग है वो खुल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भूमध्य सागर में अगर आप इंटर करते हैं तो वहां से यूरोप पहुंचना आपके लिए क्या होता है? बहुत आसान है। अब थोड़ा इस रास्ते के इंपॉर्टेंस को मैं यही थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए आपको अगर पता होगा, ठीक है, कि पहले जो खास करके अगर आपने, जिन लोगों ने भी किताब पढ़ी है, ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है, कि पुर्तगाल से एक यात्री जो है वास्को डिगामा वो भारत आता है और वो पूरा अफ्रीका का चक्कर काट करके, ठीक है, यानी कि वो अटलांटिक ओशियन से होते हुए वो है ना अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होते हुए जो है वो भारत में आता है, जो बहुत लंबा रास्ता तय करता है, और उस रास्ते से बहुत लंबे समय तक व्यापार भी होता है। लेकिन आपको पता है फिर 1869 में है ना इजिप्ट के पास जो है, इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो इस मैप में तो नहीं है ना, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ठीक है, इस मैप में वो नहीं है, बात समझ में आ रही है। मुझे एक्चुअली एक और मैप ऐड करना था जो मैंने नहीं किया इसमें, ठीक है, मैं उसके लिए आपको एक मैप डाल दूंगा, है ना, जो और उसको आप जरूर इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा मैं अपना टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल जो है वो लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात यहां समझते हैं। तो जब स्वेज कैनाल खुला तो ये लाल सागर, स्वेज कैनाल जो यही लाल सागर से जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको स्वेज कैनाल मिलता है और उसी स्वेज कैनाल से भूमध्य सागर में जाते हैं, जिससे यूरोप की दूरी बहुत कम हो जाती है, यानी यूरोप से एशिया की दूरी बहुत रिड्यूस हो जाती है स्वेज कैनाल के बनने से, जो 1869 में बनता है, 1869 में। अब उस रास्ते से व्यापार शुरू होता है और ये रास्ता दुनिया के सबसे बिजी है ना जो ट्रेड रूट है उनमें से एक है, ठीक है, और पूरी दुनिया की अगर बात करें उसका 12% व्यापार जो है वो इसी रास्ते से होता है, ठीक है। और यहीं पे इसी रास्ते के एकदम एक कॉर्नर पर आप देख रहे हैं जहां पर हूती रिबेलियंस का ये कब्जा है, और यहीं से इसी के सामने से आप देखिए यहां से सारे जहाज पास होते हैं। तो हूती रिबेलियंस या हूती विद्रोहियों के लिए इन जहाजों पर हमला करना, अटैक करना बहुत आसान है। इधर नीचे आप देख रहे हैं सोमालिया का क्षेत्र है, सोमालिया से भी जो आतंकी संगठन है ना वो जो है इन रास्तों पर जाने वाले जो बड़े बड़े शिप हैं, कार्गो शिप हैं, उन पर अक्सर जो है हमले की घटना सामने आती है, ठीक है। लेकिन हूतियों का केस थोड़ा अलग है। हूतियों का संबंध जो इजराइल हमास वाले से कनेक्शन है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, कई सारी बातें जिसको हम लोग समझेंगे। तो हमने एक मैप को है ना रफली हमने समझ लिया यहां पर कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर कुछ अलकायदा वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। यहां पर जो आपको ये लाइन वाला क्षेत्र दिख रहा है ये अलकायदा के है ना ऑपरेशनल प्रेजेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा येलो कलर ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा सिया मुस्लिम वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर जो है आपको यहां पर इस क्षेत्र में सिया जो समुदाय है, यानी कि बेसिकली अगर आप देखें तो सिया मेजॉरिटी एरिया है, और हाउदी या हूती रिबेलियन जो है, बेसिकली हूती रिबेलियन की बात करूं तो ये एक सिया बहुल है ना जो संगठन है या सिया ही संगठन है बेसिकली कह लीजिए, ठीक है। और सुन्नी से इनकी दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। आप इस्लाम में सिया और सुन्नी की लड़ाई के बारे में अक्सर आपने सुना ही होगा, ठीक है। चलिए, हम लोग अब इस चूंकि हमने इसको समझ लिया, अच्छा यहां पर आप देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं जिबूती एक कंट्री छोटा सा है, और
ये बाब अल मंदाब जो जल संधि है उसी के एक मतलब एक साइड पर यहां पर है। और यहीं पर यूएस ने जिबूती में एक यूएस नेवी बेस भी है जो इस यहां पर प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ठीक है ना। चलिए अब बाकी जो है जो इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है, वहां पर भी कई सारे बेस बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज के, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं सीधा कि आखिर ये हूती आखिर कौन है, ठीक है, कि आखिर कौन है ये हूती विद्रोही, ठीक है। देखिए 1980 के दशक में जो है हूतियों का उदय माना जाता है। 1980 के दशक में कहां पर? यमन में। मैंने अभी यमन आपको दिखाया, यमन में इसका उदय होता है। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में सिया मुस्लिमों का यह सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है, यानी कि यह सिया मुस्लिम संगठन जो है उसका पार्ट है, ठीक है। हूती जो है ना, हूती विद्रोही है ना, यमन में सुन्नी इस्लाम की जो सलाफी विचारधारा के विस्तार के ये विरोध में थे, ठीक है। अभी मैंने कहा भी कि जो हूती है वो सिया है और सिया सुन्नी की वैसे भी एक लड़ाई आप देखते हैं, ठीक है। और ये जो हूती के खास करके उत्तरी मतलब हूती जो उत्तरी यमन में जो सुन्नी इस्लाम का जो सलाफी है ना विचारधारा है उसके विस्तार को का ये लोग विरोध करते हैं, ठीक है। जो सिया समुदाय है विरोध करते हैं। और 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता है ना अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब सियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई, ठीक है। देखिए जब वहां पर सुन्नी समुदाय का शासक था जिनका नाम था अब्दुल्ला सालेह, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसके इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी कई सारी घटनाएं देखी जाती है जहां पर सिया मुस्लिमों को उसके दमन की कई घटनाएं देखी जाती हैं और इस कारण से हूतियों को और ज्यादा समर्थन मिलता है। और यहीं पर हूतियों के समर्थन में और सिया समुदाय वाले कंट्री आते हैं। जैसे आपको पता है कि सिया बहुल वाला एक कंट्री है ईरान, ठीक है। ईरान वो देश है जहां पर जो सिया बहुल वाले कंट्री है, ठीक है। और इनका है ना सिया बहुल वाला ये कंट्री है, ठीक है। और इसने है ना इसको समर्थन देना शुरू किया, इसको हूती रिबेलियन हूती विद्रोहियों को समर्थन देना शुरू किया। इसके अलावा इनका समर्थन जो है हमास भी करती है, इनका समर्थन जो हिजबुल्लाह है, ठीक है, वो भी हिजबुल्लाह भी एक टेररिस्ट संगठन है और हिजबुल्लाह भी हूतियों का समर्थन करती है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, सियाओं में सुन्नी के समुदाय के तानाशाह नेता यानी कि अब्दुल सालेह जो है उसके खिलाफ गुस्सा भड़का और उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। बाद में आप जान 2014 में है ना एक बहुत मतलब कहिए कि सिया जो हूती बेसिकली हूती रिबेलियन से उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने जो है 2015 से उन्होंने वो जो सना वाला क्षेत्र है कैपिटल बेसिकली जो यमन का कैपिटल है राजधानी है उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। चलिए ये कहानी तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए उसके बाद क्यों बनाया विद्रोही संगठन, तो जैसा मैंने अभी कहा कि 2010 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक सालेह की सेना जो है, ठीक है, जो उस समय राष्ट्रपति थे वहां के या शासक बोल लीजिए है ना, उसके साथ कई बार युद्ध किया। 2011 में अरब देश इसमें इंटर हो गए, खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई। अब देखिए ये सब जो देश हैं सऊदी अरेबिया यूएई ये सुन्नी बहुल क्षेत्र वाले या सुन्नी इस्लाम जो है इस्लाम का जो सुन्नी समुदाय है उसका वो बहुल वाला क्षेत्र है आपका सऊदी अरेबिया। अब ये लोग युद्ध में शामिल होते हैं, इन लोगों ने हूती रिबेलियंस को रोका, ठीक है, और इन लोगों ने इनके हस्तक्षेप के बाद युद्ध शांत हो गया और तानाशाह सालेह जो था उसकी और जो है उसको पद छोड़ना पड़ा, ठीक है। मतलब जनता के प्रदर्शनों के कारण जो है सालेह को पद से हटना पड़ गया, ठीक है। तो सालेह जो है वो राजनीति से हट गए, ठीक है। फिर राजनीति में एंट्री होती है मंसूर हादी की, ठीक है। मंसूर हादी शुरुआती समय में, ठीक है, हादी जो है वो जो आपका हूती है उनका मतलब हूती इनका समर्थन करते, ये हूती समर्थक थे, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, ठीक है, कि देश में जिहादी आतंकियों के बढ़ते हमले, दक्षिणी यमन में अलगाववादी आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेना का पूर्व राष्ट्रपति सालेह को समर्थन हादी के लिए समस्या बना रहा और आखिरकार हूतियों ने इनको भी बेदखल कर दिया और फिर सना जो राजधानी वाला क्षेत्र है उस पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और अब उसको हूती ही चलाते हैं, हूती ही उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली था हूती कहां से बिलोंग करते हैं, ये कैसे पिक्चर में आए, है ना। ये एक रिबेलियन ग्रुप में आए लेकिन आने अब समय में वो एक टेररिस्ट संगठन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और अमेरिका के साथ क्यों लड़ाई है और ये जहाजों को क्यों टारगेट कर रहे हैं अब इनको समझते हैं। देखिए क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को समझते हैं। अब पहले लाल सागर में क्या चल रहा है इसको समझते हैं। अब देखिए लाल सागर का कनेक्शन जो है वो अमेरिका से, क्योंकि ये ट्रेड का बहुत बड़ा, पहले लाल सागर को थोड़ा समझ लीजिए फिर आपको और कहानी समझ में आएगी। देखिए यमन के हूती विद्रोही इजराइल के खिलाफ हैं, ठीक है, और खास करके जेरूसलम के मुद्दे को लेकर के खिलाफ है। वो हमास का या पैलेस्टीन का समर्थन करते हैं। उनका एक घोषित लक्ष्य है गाजा के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए इजराइल को दंडित करना। आपने हाल फिलहाल में देखा ही है कि इजराइल ने जो है वो गाजा के खिलाफ जो है एयर स्ट्राइक किया, हमले किए, ठीक है। शुरुआत तो वैसे गाजा से हुई लेकिन इजराइल ने उसका है ना जो है गाजा को ऑलमोस्ट तबाही कर दिया है, ठीक है। तो इजराइल ने जो सैन्य अभियान चलाया है गाजा में, ठीक है, उसका विरोध करता है यह हूती संगठन। हूती विद्रोहियों ने इजराइल से जुड़े जहाज को भी जब्त करके अपने हमले शुरू किए थे, ठीक है। और नवंबर के मध्य से इस समूह ने लाल सागर और बाब अल मंदाब जलमड्रू, अभी हमने दिखाया था आपको, जो बाब अल मंदाब जल डमरू मध्य है या इसको संधि भी कहते हैं, में शिपिंग जहाजों पर जो जहाज हैं उन पर हमले की एक श्रृंखला शुरू हुई। मतलब इनका जो
मेन कहना यह है कि वो ये हमले तब तक करते रहेंगे जब तक इजराइल गाजा पर हमला करना बंद नहीं कर देता। और साथ में इनके कई और भी डिमांड है इजराइल को ही, मतलब ये गाजा को लेकर के, कि जो इजराइल है वहां पर पानी, खाना या बाकी सुविधाओं को है ना पहुंचाया जा सके। ठीक है, वो इजराइल और ये पैलेस्टाइन के समर्थन में आते हैं, है ना, जो जेरूसलम है वो पैलेस्टाइन का हो, इस तरह की चीजों की ये मांग भी करते हैं हूती। ठीक है, तो ये सब समझ में हमें आ रहा है हूतियों के बारे में। ये दुनिया के सबसे देखिए, ये बात हो रही है लाल सागर की, तो लाल सागर जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से सबसे, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड, हमने अभी कहा दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट में, और दुनिया का कुल 12% ट्रेड जो है वो यहीं से होता है। और अगर आप अगर आप यूरोप और एशिया की बात करें तो 40% ट्रेड जो है यहां से होता है यूरोप और एशिया के बीच। तो हूतियों ने लगभग 12 जहाजों पर अब तक हमला उन्होंने किया है। उनका कहना है कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल गाजा में अपना अभियान समाप्त नहीं कर देता और फिलिस्तीन तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। तब तक जो है ये लोग क्या करेंगे, इस रास्ते से लाल सागर से, यानी कि स्वेज कैनाल से होते हुए जो लाल सागर में जो जहाज आ रही है और वहां से वो हिंद महासागर में जा रही है, उन जहाजों पर ये हमले करते रहेंगे। हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल हमले भी किए हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो हूतियों के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी। अब देखते हैं और क्या हमें यहां पर जानना है। अब लाल सागर का इंपॉर्टेंस, हमने पीछे भी देख लिया, यहां भी कुछ बातों को देख सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि लाल सागर के शिपिंग मार्गों पर हूती विद्रोही हमलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बाधित होने का खतरा। अब देखिए लाल सागर का मैं तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट में से एक है। दुनिया का 12% ट्रेड केवल इसी एक रास्ते से होता है। एशिया और यूरोप के बीच 40% ट्रेड होता है। साथ में ही अगर आप देखें, है ना, कि अगर आप देखें कि जो पेट्रोलियम्स हैं, ठीक है, तो पेट्रोल या फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स का सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो इसी रूट के द्वारा होता है। और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इस रूट से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, है ना। अब देखिए, तो लाल सागर समुद्री मार्ग व्यापार को स्वेज नहर से गुजरने की अनुमति देता है, क्योंकि स्वेज नहर से, लाल सागर से होते हुए ही जहाज स्वेज नहर होते हुए वो कहां जाता है, यूरोप जाता है, या कहिए कि भूमध्य सागर जाता है, या उधर से भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से आपका स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर और फिर इधर एशियाई कंट्रीज की तरफ जाता है। तो स्वेज नहर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, 1869 में इसको खोला गया था, जो पूर्वी और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है। पश्चिमी यानी यूरोपीय और अमेरिका भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, खास करके यूरोपीय अर्थव्यवस्था, पश्चिमी, और पूर्वी यानी कि जो एशियाई अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इस नहर के जरिए अफ्रीका का चक्कर काटे बिना जहाज सीधे यूरोप से एशिया में प्रवेश कर सकता है, और इसने यूरोप और एशिया की दूरी को बहुत हद तक कम कर दिया, ठीक है, करीब 7000 किलोमीटर की कमी कर दी गई, ठीक है। अब देखिए, इससे परिवहन की लागत काफी कम हो जाती है, क्योंकि जब ये इस रास्ते से ट्रेड होता है और इसमें कम समय भी लगते हैं। अब यहीं से समझ में आपको इसका महत्व आएगा, और यहां भी वो लिखा हुआ है कि एशिया और यूरोप के बीच लगभग 40% व्यापार इसी महत्वपूर्ण मार्ग से होता है। अब सोचिए कि इस रास्ते से इतने व्यापार होते हैं, और इन व्यापार में हमने देखा कि इसमें परिवहन की लागत काफी कम हो जाती है, समय कम लगता है, जल्दी चीजें जो है, गुड्स जो है वो प्रोवाइड, जो है उसका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। लेकिन अभी हाल के हमलों के बाद क्या हुआ, जरा समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस रास्ते में गुजरने वाली जो जहाज है, ठीक है, जहाज और हूतियों को हमलों ने, वैश्विक शिपिंग जो कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं डरा दिया। जो वैश्विक शिपिंग कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं जहाजों के द्वारा, ठीक है। अब उनमें से खास करके देखिए न्यूज, यहां समझिए कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने, उन्होंने ये तक घोषणा कर दी कि वे हूती विद्रोहियों के हमले को देखते हुए वो लाल सागर के माध्यम से परिचालन वो निलंबित कर देंगे, यानी अब जो है वो यहां से ट्रेड नहीं करेंगे। अब जो ट्रेड होगा, कुछ कंपनियां जो है वो अब एशिया पहुंचने के लिए वो फिर से अफ्रीका का परिक्रमा करेंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली सबसे पहले तो माल पहुंचने में, गुड्स को पहुंचने में देरी होगी, साथ में बढ़ेगा खर्च, और जब खर्च बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी, और इससे भारत का सबसे जो भारत पर इंपैक्ट होने वाला है वो खास करके एक तो ऑयल इंपोर्ट में, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब जायज आप सोचिए कि जो जहाज नॉर्मली भी ट्रैवल कर रहा है, अगर वो 7000 किलोमीटर ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा तो वहां पर कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा। भारत में ऑलरेडी जो ऑयल्स हैं उनकी कीमत हाई है, ठीक है, और इस घटना के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, स्थिति और खराब होने वाली। सिर्फ ऑयल नहीं, उससे रिलेटेड एक तरह से कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबके दाम बढ़ने वाले हैं, अगर हूतियों ने अपना हमला नहीं रोका और ट्रेड पुनः जो जिस रूप में था उस रूप में नहीं आया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत पर कितना होगा असर, ये बात मैंने अभी आपको वैसे भी बता दिया, लेकिन समझ भी लीजिए और बेहतर तरीके से। तो भारत का स्वेज नहर और लाल सागर मार्ग से लगभग भारत का $20 अरब का समुद्री व्यापार होता है, और शिपिंग में कई सप्ताह की देरी से क्या होगा, आपूर्ति श्रृंखला जो वो जटिल होगी, कीमतें बढ़ेंगी, है ना, संकट
जितना लंबा खींचेगा समस्या उतनी जो है विकराल होती जाएंगी, उतनी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, हूती विद्रोहियों के हमलों से हाल के दिनों में हमारे यहां ऊर्जा की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि लाल सागर मार्ग तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार के लिए भी क्या है, बहुत बहुत आवश्यक। सबसे ज्यादा तेल और जो आपका प्राकृतिक गैस का व्यापार है इसी रूट से, रशिया से भी जो आता है वो इस रूट से आता है। भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात भी स्वेज नहर के माध्यम से, वो रेड सी से होता है। ठीक है, यह स्पष्ट नहीं है कि ये कितना समय तक चलेगा ये संकट है, और कीमतें अभी कितनी बढ़ेंगी, ये संकट अभी बना हुआ है, इसको जरूर बदलने की जरूरत है। ठीक है, चलिए ये हमने समझा। अब थोड़ा अमेरिकी, देखिए अमेरिका ने लाल सागर मार्ग को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अब तो एक 20 देशों का संगठन है ना, 10 ही देश नहीं और भी कंट्रीज हैं जिन्हों का एक समुद्री संगठन जो है वो बनाने की घोषणा की है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, वो अब संगठन बनाया जाएगा। भारत अभी इसका मेंबर है, ऐसा कोई अभी सूचना नहीं है, उसका भी सदस्य है कि नहीं ऐसी कोई सूचना खबर नहीं है। लेकिन भारत ने यह जरूर पुष्टि की है कि वो इस टास्क फोर्स के संबंध में वो बात करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हूती विद्रोह के हमलों के बारे में बात की है। तो ऑब्वियसली अमेरिका, इजराइल, ठीक है, भारत और इन सभी कंट्रीज और भी जो कंट्रीज हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज से यहां पर व्यापार होता है, इन सभी कंट्रीज को मिलकर के इस समस्या को रिजॉल्व करने की जरूरत है। अन्यथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत प्रभावित होगा, और व्यापार प्रभावित होने का मतलब है कीमतें बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को रिजॉल्व करने की बहुत जरूरत है। हूतियों की जो भी मांगे, देखिए ये अब ये एक संगठन है ना, एक तरह का, देखिए ये एक रिबेलियन ग्रुप नहीं रहा, ये अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। तो अभी अमेरिका इस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। जिबूती में ऑलरेडी अमेरिका का नेवी जो बेस है वहां पर है, वहां से है ना, जो अभी न्यूज भी अगर आप आज का न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें करीब है ना उसके 10 ड्रोन है ना, 10 या 12 ड्रोन जो है उसको तबाह कर दिया है। ठीक है, जो हूतियों के ड्रोन है, ड्रोन से हूतियों ने हमला किया था। ठीक है, तो उनके ड्रोन को तबाह कर दिया है। और जो है गवर्नमेंट जो है, खास करके अमेरिकी गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली जो उस पर एक्शन ले रही है। लेकिन दिक्कत है यहां पर जो ईरान इसका समर्थन कर रहा है, ईरान इसका समर्थन कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जो हूती विद्रोही उनका सऊदी अरेबिया से भी बहुत टकराव चल रहा है। तो कई सारी चीजें हैं यहां पर जो हमने समझा भी, और भी इससे रिलेटेड कई सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो भी आएंगे। क्या होता है इसको लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपको अगर कोई सूचना मिलती है इस विषय में, या आपके पास कोई विशेष जानकारी है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करिए, है ना। हम लोग इस वीडियो को यहीं रखेंगे। इसमें हमने जो बेसिक बातें हैं वो हमने हूती विद्रोहियों के बारे में किया। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह आप इस चैनल से बने रहिए, चैनल को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, है ना। वीडियो को शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और आप अपने कमेंट को जरूर शेयर करिए, वो हमारे लिए, मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद,